हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स समिट 2020 के बारे में। बाय द वे, ये था 12वां ब्रिक्स समिट। ये ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 17 नवंबर 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर ये पैंडेमिक ना फैला होता तो जुलाई 2020 में सारे वर्ल्ड लीडर्स, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये यहाँ पर इकट्ठा होते सेंट पीटर्सबर्ग में, जो रशिया का शहर है, और वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता 12वां ब्रिक्स समिट। मगर सिंस पैंडेमिक है, लीडर्स ट्रैवल नहीं कर रहे, तो थ्रू इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पे समिट हुआ। मगर समिट को होस्ट फिर भी किया था रशिया ने। और सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, तो एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा रिगार्डिंग द ब्रिक्स ग्रुपिंग। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर जान के आपको काफी प्रसन्नता भी होगी एंड यू विल बी क्वाइट इंट्रीग्ड। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा देश होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट ऑफ 2021, मतलब के 13वां ब्रिक्स समिट कौन होस्ट करने वाला है? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना या फिर इंडिया? नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। इसका सही आंसर हमेशा की तरह आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आईआईटी, गेट, बैंक, रेलवेज, एसएससी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फायदा ये है अनअकैडमी के साथ कि लेक्चर आप देख सकते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, फोन, कहीं पर भी। और आप एक कोड भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी कोड है PD10, और आपको इमीडिएटली मिलेगा यहाँ पर 10% डिस्काउंट। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइसेस किस तरीके से कम हो जाएंगे अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। सो यूज कोड PD10, अवेल द डिस्काउंट। नाउ ब्रिक्स ग्रुप खुद को डिफाइन करता है एज एन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और सबसे पहला समिट इसका हुआ था रशिया में। उस वक्त यहाँ पर 5 कंट्रीज शामिल नहीं थी, सिर्फ 4 कंट्रीज थे और इस ग्रुप का नाम ब्रिक्स नहीं था, इट वॉज ब्रिक। तो जो ओरिजिनल मेंबर है यहाँ पे वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। नाउ इस ग्रुप के बारे में जो बेसिक बुलेट पॉइंट्स है आप पढ़ेंगे तो लगता है कि काफी इंप्रेसिव ग्रुप है, पावरफुल ग्रुप है। आप अगर कंबाइंड एरिया देखो ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज तो ये बनता है 27% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस। आबादी के हिसाब से आप अगर देखो तो 41% जो दुनिया की आबादी है ये आपको मिलेगी ब्रिक्स कंट्रीज में। इसके अलावा ब्रिक्स बैंक भी है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत से इनिशिएटिव्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि ब्रिक्स में यूनिटी, एकता की कमी है। इंडिया चाइना के बीच में आज के समय जो स्टैंड ऑफ चल रहा है नियर लद्दाख और कई और जो डिस्प्यूट्स हैं, उसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स के एनालिस्ट काफी बार क्वेश्चन उठाते हैं ब्रिक्स पर कि क्या ये ग्रुप आने वाले 5-10 साल में लास्ट करेगा। क्योंकि अजीब बात यह है कि आबादी के हिसाब से और इवन इकोनॉमी के हिसाब से इस ग्रुप के 2 जो सबसे बड़े मेंबर हैं, इंडिया और चाइना, ये पिछले 1 साल में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं ऑन वेरियस इंस्टेंसेस। और इस 2020 के समिट में भी इंडिया चाइना के इश्यूज को रिजॉल्व करने की ब्रिक्स में कोई कोशिश नहीं करी गई। गलवान का कोई मेंशन नहीं था, लद्दाख का कोई मेंशन नहीं था, कहीं पर भी ये बात नहीं करी गई कि आपस में तो एटलीस्ट यूनिटी रखो, तभी तो ये ग्रुप सक्सेसफुल होगा। और फिर अगर हम बात करें ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ब्रिक्स कहता है कि एक जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटो ये है वो है कि ट्रेड इंप्रूव करो, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करो। उसमें भी आप अगर देखो तो जब से चाइना का अग्रेशन इंडिया की तरफ बढ़ा है तो इंडिया ने चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये रिस्ट्रिक्ट करी हैं, ये अपने देश में रोकी हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली इंडिया ने ये कहा था कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर एक कैप होगा। और इंडिया में एक नॉन गवर्नमेंट बैक्ड एक मूवमेंट भी चली जहां पर बहुत से पॉलिटिशियंस, सोशल मीडिया फिगर्स ने यह कहा कि हम चाइनीज गुड्स परचेज नहीं करेंगे, चाइनीज गुड्स का हम बॉयकॉट करने वाले हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि इंडिया में आज के समय ताइवान के प्रति काफी सपोर्ट बढ़ रहा है पब्लिक में। लोग अपने आप सोशल मीडिया पे ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि चाइना का जो अग्रेशन है ये काफी हद तक अनजस्टिफाइड है। एक तरफ ये पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ अग्रेशन कर रहे हैं। सो अगेन ब्रिक्स की जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर आज के समय काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इन द फ्यूचर क्या ये ग्रुप रेलेवेंट रहेगा। मगर फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कहूंगा इंडिया चाइना अपने जो डिफरेंसेस हैं ये ब्रिक्स में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे और सारी कंट्रीज इस उम्मीद से आगे बढ़ रही है कि इन द फ्यूचर जो डिफरेंसेस हैं ये ब्रिक्स कंट्रीज के ग्रुप को इंपैक्ट नहीं करेंगे। और इसी भरोसे के साथ, इसी यकीन के साथ ब्रिक्स कंट्रीज ने साइन किया है मॉस्को डिक्लेरेशन। सिंस ये समिट होस्ट किया है रशिया ने, तो जो डिक्लेरेशन होता है कि जो समिट हुआ, यहाँ पर मीटिंग हुई, पॉइंट्स एक्सचेंज किए गए, फिर फाइनली बनता है डॉक्यूमेंट जिसको लेकर 5 देश कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को लेकर हम सहमत हैं। ये डॉक्यूमेंट आप रखिए दुनिया के सामने और बताइए कि ब्रिक्स कंट्रीज क्या सोचती हैं इन सर्टन टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने मॉस्को डिक्लेरेशन ऑफ द 12th ब्रिक्स समिट। बाय द वे, जो 12वां ब्रिक्स समिट है इसका थीम आपके सामने है यहाँ पर, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड
इनोवेटिव ग्रोथ। ये जो सारा डेटा है इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिक्स वेबसाइट, तो मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। नाउ इस डिक्लेरेशन में सबसे पहले इन्होंने बात करी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। आपको ये जान के काफी ताजुब होगा कि 2022 में 4 ब्रिक्स कंट्रीज होंगे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होंगे। 2 तो आपको पता है परमानेंट है, रशिया और चाइना। बाकी उसके अलावा 2 और देश होंगे, एक तो है ब्राजील और दूसरा है इंडिया। ये मैं आपको बताता हूं कैसे। इंडिया बनेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट अस्थायी मेंबर 2021 से लेकर 2022 तक। साउथ अफ्रीका बाय द वे ऑलरेडी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का और इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा 2020 के अंत में। उसके अलावा ब्राजील चाहता है कि 2022 से लेकर 2023 तक इनको एक नॉन परमानेंट सीट मिले एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इतना आपको पता होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। जो ये 10 सीट्स हैं उसके लिए काफी बार इलेक्शन होती हैं, काफी बार कंट्रीज प्रमोट करती हैं खुद को एज टेम्परेरी मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर ब्राजील का भी इलेक्शन हो जाता है, जो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, ब्राजील एक ह्यूज कंट्री है और बहुत ही लंबे समय से ये पार्ट नहीं बने यूएनएससी का, तो उसके बाद 2022 में ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, चारों देश आपको मिलेंगे ब्रिक्स के एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ सुनने में अच्छा लगता है कि ब्रिक्स का दबाव होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, मगर प्रॉब्लम यह है कि जब तक यूनिटी नहीं है तब तक ब्रिक्स कंट्रीज अपनी प्रेजेंस का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रॉपर एडवांटेज नहीं ले पाएगी। अभी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना काफी बार एक दूसरे को टारगेट करते हैं। चाइना ने काफी बार आर्टिकल 370 एबोलिशन का जो इशू है ये उठाने की कोशिश करी है यूएनएससी फॉर पाकिस्तान। इंडिया ने इसको ब्लॉक करवाया थ्रू फ्रांस एंड यूएसए। तो ब्रिक्स का आज के समय मेन इशू यही है कि यूनिटी की काफी कमी है। कंट्रीज के पास पोटेंशियल बहुत है, ये इन द फ्यूचर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होंगी, बट कुछ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट इन कंट्रीज के नागरिकों को नहीं दिखेगा। ना इस सब के अलावा यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज ने ये भी कहा है कि हम मानते हैं कि जो यूएन के ऑर्गन्स हैं और ओवरऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमें रिफॉर्म्स चाहिए, मगर चाइना ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, क्या इंडिया को बनाना चाहिए एक परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। तो इस चीज को लेकर भी काफी डिफरेंसेज हैं। तो ये तो हमने बात करी है यूएनएससी की। फिर हम आते हैं कोविड-19 पर। कोविड-19 को लेकर ब्रिक्स कंट्रीज काफी हद तक सहमत है और सब ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस इनिशिएटिव के अंडर दुनिया भर में बहुत सारे संगठन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, CEPI, GAVI, द ग्लोबल फंड और इवन WHO, ये सब मिलकर फंड करेंगे उन कंट्रीज को जिनके पास आज के समय पैसा नहीं है टू बाय कोविड-19 टेस्टिंग किट्स, वैक्सीन, थेराप्यूटिक और इवन हेल्थ सिस्टम्स। और ये सब करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये पेंडेमिक प्रॉपरली रुके तो जो कंट्रीज ज्यादा रिसोर्सफुल नहीं है, जिनके पास जरा पैसा नहीं है, उन्हें सपोर्ट चाहिए होगा फ्रॉम लार्जर कंट्रीज। तभी हम उम्मीद कर पाएंगे कि आने वाले 1-2 साल में कोविड-19 पेंडेमिक को हम प्रॉपरली रोक पाएं। तो जो कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर है, इसको ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा है कि हमारा समर्थन है, जो भी हमसे होगा इन फाइनेंशियल टर्म्स, वैक्सीन के हिसाब से हम यहाँ पे हेल्प करेंगे। रशिया ने कहा है कि हमारी वैक्सीन रेडी हैं और हम किसी भी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हैं फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। और इंडिया का प्राइमरली इन्होंने नाम लिया और कहा कि इंडिया के साथ तो बिल्कुल हम मैन्युफैक्चर करेंगे स्पुतनिक वी वैक्सीन। चाइना ने भी यहाँ पर कहा है कि हमारी वैक्सीन भी तैयार है, कोई भी कंट्री अगर चाहता है कि हमारे साथ कोलैबोरेट करे, इसको मैन्युफैक्चर करे, तो हमारी वैक्सीन भी यहाँ पर रेडी है, हम भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। मगर यहाँ पर भी देखिए यूनिटी की कमी है क्योंकि ये सब कंट्रीज ब्रिक्स के समिट में कह रही हैं कि हम कोलैबोरेट करेंगे, मगर रियलिटी ये है कि वैक्सीन को लेकर इंडिया और चाइना में कंपटीशन है कि चाइना की वैक्सीन कंट्रीज यूज करेगी या फिर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन जो हम बना रहे हैं आज के समय एस्ट्राजेनेका के साथ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। तो यहाँ पे काफी क्वेश्चंस है इस चीज को लेकर। और अगर ब्रिक्स में यूनिटी होती तो बिल्कुल इस पेंडेमिक के स्टार्ट से ही सारे कंट्रीज मिलकर एक वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन करते और एक ब्रिक्स वैक्सीन प्रेजेंट करते दुनिया के सामने। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कंट्रीज खुद अपनी जो वैक्सीन है ये प्रमोट कर रही है। हालांकि साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर कहा है अभी भी समय है, वैक्सीन रिसर्च सेंटर ओपन कर लो साउथ अफ्रीका में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में ओपन करो, हम डिमांड कर रहे हैं। इस पर बातचीत शुरू हुई थी 2018 में। यहाँ पे आप देखेंगे रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं द करंट एक्सपीरियंस, आज के समय हम सब जो भुगत रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट्स द नीड टू एक्सेलरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन साउथ अफ्रीका एज एग्रीड इन द 2018 जो हैनसबर्ग डिक्लेरेशन 2018 में ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में।
वहां पे ब्रिक्स कंट्रीज ने ओपनली कहा था कि हम बिल्कुल जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका का शहर है जोहानिसबर्ग, वहां पे बनाएंगे ब्रिक्स का वैक्सीन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। मगर ये सब बस बातचीत थी, ग्राउंड लेवल पर कुछ हुआ नहीं। मगर साउथ अफ्रीका यहाँ पे कह रहा है कि अभी भी समय है, जल्दी से इसको बिल्ड करते हैं और सारे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं मिलकर यहाँ पे वैक्सीन पे काम करेंगे। मगर अगेन ये इनकी रिक्वेस्ट है, ये प्रपोज कर रहे हैं, इस पर कुछ एक्चुअल काम होगा उसके चांसेस मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा कम है। ना इस सब के अलावा अगर हम देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ऑन द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। अब ये बाय द वे एक कन्वेंशन है जिसका मेन काम ये है कि कंट्रीज ऐसे वेपन्स ना बनाएं जिससे बैक्टीरिया बेस्ड बीमारियां या फिर वायरस बेस्ड जो बीमारियां हैं ये फैल पाएं। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को ये बात बता दी है कि इन द फ्यूचर अगर कोई कंट्री एक वायरस डेवलप करता है स्पेसिफिकली फॉर वॉर या फिर किसी कंट्री को पनिश करने के लिए, और वो वायरस वो वहाँ पे लीक कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो इसका नुकसान पूरी दुनिया उठाएगी। क्योंकि वर्ल्ड इज कनेक्टेड, लोग ट्रैवल करते हैं, तो नीड यहाँ पर यह है कि इस टाइप के वेपन्स की डिस्ट्रक्शन हो। अब अगेन यहाँ पे अजीब बात यह है कि दुनिया भर में जो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कई कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, चाइना पे आरोप लगा चुकी हैं कि ये इस टाइप के वायरसेस, बैक्टीरिया बेस्ड बीमारियों को ये टेस्ट करते हैं और उसकी वेपनाइजेशन चाइना ऑलरेडी कर चुका है। मगर फिर भी उन सब चीज़ों को आप अगर इग्नोर करें तो ब्रिक्स ने यहाँ पे कहा है कि हम लोग ऐसे वेपन्स के अगेंस्ट हैं। और फिर यहाँ पे बात आती है यूएसए की। अब यहाँ पे भी कितनी विडंबना है कि एक तरफ हम लोग क्वाड के मेंबर हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं यूएसए के अब यूएस हमारा साथ देगा, जैसे एक टाइम पर यूएसएसआर ने दिया था, और हम लोग चाइना के अगेंस्ट खड़े होंगे। मगर इस समिट में लिटरली टारगेट किया गया है यूएस को। इस समिट में ब्रिक्स कंट्रीज कहती हैं कि हम सपोर्ट करते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी को और हम मानते हैं कि स्पेस में पीसफुल एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। हर कंट्रीज का यहाँ पे बेनिफिट है, हर कंट्रीज का यहाँ पे यूज है। अब यहाँ पे जो इन्होंने नाम तो यूएस का लिया नहीं है, मगर डायरेक्ट यहाँ पे जो निशाना है ये यूएस की तरफ है। क्योंकि कुछ ही महीने पहले अप्रैल 2020 में पेंडेमिक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जहां पे इन्होंने ये कहा कि यूएस जहां पर पहुंच चुका है, यूएस का जहां पर बेस होगा स्पेस में, चाहे मून हो, मार्स हो, कहीं भी हो, तो वो जो लैंड है वो बिलोंग करेगा यूएस को और यूएसए को एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे वहां पर माइनिंग करने के। यहाँ पे आप देखेंगे हालांकि इन्होंने ये कहा है कि ये पार्टनरशिप करने को रेडी है विद अदर कंट्रीज, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यूएस यहाँ पे लिटरली कह रहा है कि जहां पे हम पहले पहुंच गए तो वो एरिया हमको बिलोंग करता है और माइनिंग सिर्फ वहां पे हम ही करेंगे, और किसी और को अगर वहां पे ज्वाइन करना है तो हमारी अनुमति के बाद ही करेगा। तो इस ऑर्डर को लेकर ब्रिक्स कंट्री सामने खड़ी हैं और कह रही है कि बिल्कुल नहीं, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूएसए का कॉन्ट्राडिक्ट करता है आउटर स्पेस ट्रीटी को, और ब्रिक्स कंट्रीज ओपनली सपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस को। फिर हम आते हैं आतंकवाद को लेकर। ये एक इशू है जो इंडिया ने बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे पुश किया है, नहीं तो चाइना हमेशा कोशिश ये करता है कि ब्रिक्स में आतंकवाद को लेकर कोई बातचीत ना हो। मगर इंडिया ने यहाँ पे इंश्योर किया है कि दुनिया में किसी भी टाइप का आतंकवाद हो, जरूरी नहीं है कि जो इंडिया को इम्पैक्ट करता है, जो फ्रांस में हुआ वो भी गलत था, जो अफ्रीका में होता है कई बार वहां पे लोग मारे जाते हैं वो भी गलत है। टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स इज बैड, और ब्रिक्स आज के समय फाइनली बनाता है एक ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इसमें कोशिश ये की जाएगी कि आतंकवाद से लड़ने में ब्रिक्स कंट्रीज एक मैकेनिज्म डेवलप करें और फिर ग्लोबल एफर्ट्स को भी हेल्प करें आतंकवाद को रोकने में। तो इसके अंडर काफी आपको काम देखने को मिलेगा अंडर द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप, मतलब के CTWG, और साथ ही साथ आपको दिखेगा एक काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। तो पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ब्रिक्स कंट्रीज काउंटर टेररिज्म को लेकर युद्ध अभ्यास करें या फिर किसी टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइज भी करें। इट कैन वेरी मच हैपन। और पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह बात मेंशन करी है कि कई देश हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, हमें उन कंट्रीज को अकाउंटेबल ठहराना होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो इनका हिंट है इट इज टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये सब तो हमने बात करी है, डिक्लेरेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा एक और यहाँ पे स्ट्रेटजी रखी गई है ब्रिक्स कंट्रीज के इकोनॉमिक गोल्स की फॉर 2025। इसमें देखिए प्रॉब्लम यही है कि कोई प्रॉपर गोल सेट किया नहीं गया इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कितने बिलियंस का ट्रेड हम करना चाहते हैं, क्या कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। बस ये बोला गया
कि कोविड-19 पेंडेमिक ने कंट्रीज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो अब टाइम आ चुका है कि हम सब मिलकर जब ये पेंडेमिक खत्म होता है तो 2025 में आपस में जो इकोनॉमीज हैं इनको प्रॉपरली इंटीग्रेट करें। अब ये कैसे करेंगे उसका कोई प्रॉपर रोड मैप है नहीं। तो प्रॉब्लम ब्रिक्स के साथ यही है, मैक्रो लेवल पर बहुत ही अच्छे गोल्स हैं मगर इन पर ग्राउंड लेवल पर कोई काम हो नहीं रहा। जोहान्सबर्ग में वैक्सीन को लेकर कोई बिल्डिंग वहां पे बनाई नहीं गई, आज तक आतंकवाद को लेकर ब्रिक्स ने कोई कंक्रीट स्टेप लिया नहीं है, और इवन आपस में जो ब्रिक्स कंट्रीज में मतभेद है प्राइमरली इंडिया और चाइना, उसको रिजॉल्व करने में भी ब्रिक्स कंट्रीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखता। तो खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा देश होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट ऑफ 2021, मतलब कि 13वां ब्रिक्स समिट। यहाँ पे जो सही आंसर है ये है डी, इंडिया। जी हाँ, इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट ब्रिक्स समिट। और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है, ये अच्छी बात है कि ब्रिक्स गेम्स आपको देखने को मिले फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये गेम्स किस टाइप की होगी, जिस तरीके से जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनकी गेम्स होती हैं, मेडल्स मिलते हैं, क्या ये वैसा होगा, या फिर बात ये भी की जा रही है कि जो इंडिजिनस गेम्स हैं हर ब्रिक्स कंट्री की, जैसे कि हमारे यहाँ कबड्डी है और खो खो है, उसके अलावा चाइना में भी उनकी कई इंडिजिनस गेम्स है, प्राचीन काल से वहाँ पे चल रही है, रशिया में भी है, तो इस टाइप की गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। तो इसके बारे में देखिए प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं, मगर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया विल ऑर्गेनाइज ब्रिक्स गेम्स ड्यूरिंग खेलो इंडिया गेम्स 2021। तो ये मैं कहूँगा एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि कंट्रीज के जो डिफरेंसेस हैं इससे कम नहीं होते, मगर एक स्मॉल पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है और हम सब आई थिंक इसको वेलकम करेंगे। और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि आप सब क्या सोचते हैं कि अगर ब्रिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज करनी है तो इसे हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये किस मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए, इसके बारे में आप लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।